हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। एक मेल आया मुझे और वो मेल इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे लगा कि ये शेयर करना ज़रूरी है। ये मेल था किसी एक ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने मुझसे बड़े ही इनोसेंट वे में एक सवाल किया। उन्होंने लिखा कि सर, आपकी वीडियो अच्छी लगती है। ये अलग बात है कि वीडियो में काफ़ी गैप रहता है और काफ़ी इंतज़ार के बाद आपकी वीडियो चैनल में मिलती है। उनको एक डाउट था और वो डाउट उन्होंने नीचे मेल में लिखा कि सर, क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम कंटिन्यू करते हैं और बाद में वो चैनल पेड चैनल में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो हमारी स्टडी है वो वहीं पे रुक जाती है। तो इस बात का मैं आपको जवाब यही दूंगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस टीचर की बातें हमें समझ में आती हैं उन्हीं टीचर की बातें हमें समझ में आती हैं और चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके जवाब में मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले थैंक यू सो मच दो बातों के लिए कि आपने अप्रिशिएट किया, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। दूसरी बात ये कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इस तरह का सवाल ना पूछ के और आपने डायरेक्टली मेल में ये सवाल पूछा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे सवालों से कुछ फर्क पड़ सकता है या कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने मेरे लिए ऐसा सोचा। दूसरी बात ये कि वीडियो लेट होती है तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा टीम वर्क नहीं है, ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट है और अकेले शूट करना, अकेले ही वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना, अकेले ही वीडियो को एडिट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं और मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इतना टाइम दे पाना। सबसे लास्ट बात ये कि जैसा आपने कहा कि ये चैनल में वीडियो हमेशा फ्री मिलती रहेंगी कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज के बेस पे ये चैनल बना हुआ है। ये टोटली फ्री चैनल है, इसमें कभी भी वीडियो पेड वर्जन में कन्वर्ट नहीं होंगी, इसलिए निश्चिंत रह के अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाले। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास कौन सा नया टॉपिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो संविधान का पार्ट 1 से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये आपके संविधान का पहला भाग है जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 to 4 को डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लोग पूरे आर्टिकल बेस स्टडी करेंगे, एक एक आर्टिकल को उठाएंगे और समझेंगे कि उसमें कौन सी बातें लिखी हैं, कितना वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, अनुच्छेद 1 की, तो यहां पे लिखा है कि भारत जो संघ है उसमें कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। ये सामान्य भाषा में आपको समझना है कि अनुच्छेद 1 में राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में कुल 28 राज्यों के नाम आपको मिलेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने के बाद टोटल जो स्टेट हो गए वो कितने हो गए, 28 हो गए। और अभी 26 जनवरी 2020 में आपने देखा होगा दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन और दीव, इनको मिला के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, और इन सब का उल्लेख आपको कहां मिलेगा, आर्टिकल 1 में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे एक चीज और बहुत अच्छी लिखी हुई है, जो क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो भारत नाम से जाना जाता है वह राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ है। यहां पे दो चीज आपको मिलती है। सबसे पहली चीज आपको यह मिलती है कि भारत और इंडिया
यानी आपको इस भाग में या पूरे संविधान में दो नामों का उल्लेख मिलेगा, भारत और इंडिया। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा गया कि कितने नामों का उल्लेख मिलता है, तो दो नामों का उल्लेख मिलता है, भारत और इंडिया। ठीक, दूसरी बात यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आर्टिकल 1 में जो यूनियन वर्ड है, जो क्या है, यूनियन वर्ड है, इसे आपको ध्यान देना है कि ये यूनियन वर्ड क्या है, ये संघ वर्ड क्या है, क्यों संघ लिखा गया, इसका आपको ध्यान देना है। और यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल डाटा तो आपको मिल भी जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर संघ क्या है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पूरे विश्व में शासन प्रणाली की, गवर्नमेंट सिस्टम की, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। फर्स्ट वन कन्फेडरेशन, सेकेंड वन फेडरेशन एंड थर्ड वन यूनिटरी। तो चलिए यहां पे समझते हैं कि क्या होता है कन्फेडरेशन, क्या होता है फेडरेशन और क्या होता है यूनिटरी नेचर। किसी भी शासन व्यवस्था में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई भी शासन व्यवस्था हो, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम हो, वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक सेंटर होगा और उस सेंटर से कई स्टेट आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, आप देखिए, ये या तो स्टेट हो सकते हैं, या तो प्रोविंस हो सकता है, या तो कंट्री हो सकती हैं, और या तो कोई कॉलोनी हो सकती है, कोई उपनिवेश हो सकता है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये नियर अबाउट सारे सिस्टम में दिखेगा। यानी आपको कन्फेडरेशन में भी यही दिखेगा, फेडरेशन में भी यही दिखेगा, और यूनिटरी में भी यही दिखेगा। तो चलिए, जब हम बात करते हैं कन्फेडरेशन की, यानी परिसंघ की, किसकी? परिसंघ की। जब हम बात करते हैं परिसंघ की, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे हम 2 मेजर पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे टोटली पावर जो होती है, 100% पावर जो होगी, वो कहां पे कंसंट्रेट होगी? वो स्टेट में कंसंट्रेट होगी। वो कहां पे कंसंट्रेट होगी? स्टेट में। यानी यहां पे जो मजबूत होंगे, जो अनडिस्ट्रक्टिबल होंगे, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकेगा, वो क्या होंगे? स्टेट होंगे। और स्टेट मिलके क्या बनाएंगे? सेंटर का निर्माण करेंगे। यानी सेंटर केवल नाम मात्र का होगा, और सेंटर तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक स्टेट इससे जुड़े हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कन्फेडरेशन एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे स्टेट ही महत्वपूर्ण होते हैं, सेंटर केवल नाम मात्र का होता है। कई बार इसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिबल सेंटर फॉर अनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी एक टूटने वाला केंद्र, किसका? ना टूटने वाले राज्यों का, ना टूटने वाले राज्यों का एक टूटने वाला सेंटर या केंद्र। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली एक इसकी जो शुरुआत हुई एक डर की भावना के साथ हुई। ध्यान रखिएगा, जब आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कंट्री है तो उसके पास उसकी सॉवरेनिटी है ना, और उसकी सीमाओं की रक्षा करना थोड़ा सा उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहां पे एक ऐसी भावना पैदा हुई कि क्यों ना हम कई स्टेट मिलके, कई कंट्री मिलके हम एक कन्फेडरेशन बना लें, ताकि हम एक दूसरे की क्या कर सके? मदद कर सके। हम एक दूसरे की मदद कर सके। मतलब यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या होगा? एक समझौता होगा इन सारे स्टेट्स के बीच, इन सारे स्टेट्स के बीच, और ये यानी एक ट्रीटी होगी, ठीक, इन सारे स्टेट्स के बीच, और ये क्या बना देंगे? एक सेंटर बना देंगे। इसका मतलब ये है कि कभी भी ये यहां से अलग हो सकते हैं, यानी समझौते को तोड़ सकते हैं। कभी भी समझौते को तोड़ के ये इससे अलग हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा कन्फेडरेशन को, क्योंकि जनरली अब ये एग्जाम्पल आपको ज्यादा नहीं मिलता। अधिकतर जो कंट्री हैं वो इस सिस्टम की तरफ मूव कर चुकी हैं, फेडरेशन और कन्फेडरेशन की तरफ मूव कर चुकी हैं। बट भी अगर आप इसका क्लासिकल एग्जाम्पल देखना चाहें तो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको यहां पे मिल जाएगा। बट जनरली आप पूरे होल वर्ल्ड में जो सिस्टम है वो मूव करने लगा है फेडरेशन और यूनिटरी की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि क्या होता है फेडरेशन और क्या होता है यूनिटरी नेचर। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किसमें, संघात्मक और एकात्मक में। ठीक है, चलिए मैं दो मेजर पॉइंट्स यहां पे उठाऊंगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिटीजनशिप, और इन्हीं दो पॉइंट्स को बेस बना के और इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए, जब बात करते हैं संघात्मक की, ध्यान रखिएगा, जब बात करते हैं संघात्मक की तो यहां पे क्या होगा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 50-50% होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 100% पावर है तो 50% पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी, और 50% पावर किसके पास होगी, स्टेट के पास होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा वो इक्वल होगा, यानी दोनों के पास पावर होगी। ठीक, दोनों के पास क्या होगी, पावर होगी। जब हम बात करते हैं यूनिटरी नेचर की, तो यूनिटरी में क्या होगा, जो 100% पावर होगी, 100% जो पावर होगी वो सेंटर के पास रहेगी, यानी यहां पे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। और केंद्रीकरण कहां होगा, केंद्र में होगा, सेंटर में होगा। अगर केंद्र चाहता है तब वो पावर को क्या कर सकता है, राज्यों तक भेज सकता है। बट अगर केंद्र नहीं चाहता तो वो राज्यों को पावर नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो यहां पे जो फेडरेशन में जो सिटीजनशिप होगी वो सेंटर के पास भी होगी और स्टेट के पास भी होगी, यानी स्टेट भी अपनी सिटीजनशिप दे सकते हैं और सेंटर भी अपना सिटीजनशिप दे सकता है। जबकि यूनिटरी नेचर में क्या होगा, केवल और केवल सेंटर अपनी सिटीजनशिप देगा, यानी यहां पे सिंगल सिटीजनशिप होगा और यहां पे डुअल सिटीजनशिप होगा। ठीक, ये तो थे मेजर पॉइंट्स। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट्स में जो आपको कभी बुक में मिल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमने इसको नहीं पढ़ा, तो उसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे हम देखते हैं सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, या आप कह सकते हैं कि हम यहां पे देखते हैं संविधान की जो महत्वता है, संविधान की जो महत्वता है वो कहां पे ज्यादा है, कहां पे ज्यादा है। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो यहां पे संविधान जो होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड होगा, वो रिजिड होगा। रिजिड का मतलब, क्योंकि यहां पे संविधान ये दिखाएगा कि शक्तियों का विभाजन हुआ है, 50% सेंटर के पास है और 50% स्टेट के पास है, तो परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जबकि यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्लैक्सिबल होगा, वो फ्लैक्सिबल होगा, रिजिड नहीं होगा, क्योंकि पूरी पावर सेंटर के पास है और सेंटर जैसा करना चाहेगा वैसा कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे सुपरमैसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जबकि यहां पे सुपरमैसी नहीं होगी। चलिए कुछ और बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम की, तो इलेक्टोरल सिस्टम में जो फेडरेशन होगा वहां पे दो इलेक्टोरल सिस्टम हो सकते हैं, सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग, जबकि यहां पे एक ही इलेक्टोरल सिस्टम होगा। अगर हम बात करें ऑडिट सिस्टम की, तो ऑडिट सिस्टम भी यहां पे दो हो सकते हैं, बट यहां पे ऑडिट सिस्टम केवल सेंटर के पास होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि क्या है कन्फेडरेशन, क्या है फेडरेशन और क्या है यूनिटरी नेचर।
ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल की। तो क्लासिकल एग्जाम्पल में अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर हम बात करें एकात्मक की, तो यहां पे आप ब्रिटेन कह सकते हैं, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण। वैसे जापान, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनिटरी नेचर को अपना रखा है। ठीक, चाइना में भी यूनिटरी नेचर है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे एक ही पार्टी की सरकार होती है, दूसरी पार्टी नहीं आती, एक ही पार्टी की सरकार होती है। तो यहां पे भी आपको यूनिटरी नेचर दिखेगा। तो आई होप आपको इन तीनों वर्ड्स के या इन तीनों गवर्नमेंट सिस्टम की, इन तीनों प्रणालियों की जो विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इतना समझने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इंडिया हमारा कैसा है, इंडिया में किस तरह की शासन व्यवस्था है, क्या इंडिया फेडरेशन है, क्या इंडिया कन्फेडरेशन है, या क्या इंडिया यूनिटरी नेचर का है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कन्फेडरेशन जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधिकतर देश मूव कर रहे हैं कहां से, कन्फेडरेशन से यूनिटरी की तरफ या कन्फेडरेशन से फेडरेशन की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो मैंने आपसे कहा कि इंडिया को क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। तो आप यहां पे सवाल कर सकते हैं कि सर अभी आपने कहा कि 3 ही सिस्टम है, तो ये चौथा सिस्टम कहां से आ गया? अभी तो आपने कहा कि ये 3 ही सिस्टम है, तो ये चौथा सिस्टम कैसे आ गया? तो चलिए इसे समझते हैं। ठीक, ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को हम यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? संघ बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ठीक, फेडरेशन नहीं बोलते, और हम ना तो इसको यूनिटरी बोलते। ठीक, हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक, देखिए, जब हम बात करते हैं पावर की, जब हम बात करते हैं पावर की, तो यहां पे देखिएगा कि पावर जो है इंडिया में, पावर जो है इंडिया में वो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। आपने देखा होगा कि केंद्र में भी सरकार होती है और राज्य में भी सरकार होती है, यानी दोनों जगह पे सरकार है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर इस पॉइंट की हम बात करें, तो इस तरह से इंडिया क्या हो जाता है? फेडरेशन हो जाता है। इस तरह से इंडिया क्या हो जाता है? फेडरेशन हो जाता है। ठीक, बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, यानी जो अधिक पावर है, ठीक, जैसा कि आपने देखा होगा शेड्यूल 7 में क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के आधार पे। तो अगर आप कभी देखें कि यहां पे पावरफुल कौन है, तो पावरफुल ऑब्वियसली कौन है? सेंटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये नेचर जो है वो किसकी तरह है? यूनिटरी की तरह है, एकात्मक की तरह है। ठीक, बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता में देखिए, नागरिकता में केवल और केवल आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इनकी नागरिकता आपको नहीं मिलती है। यानी हम सब भारतीय हैं और हमें एक ही नागरिकता मिलती है। और अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप के बेस पे जो इंडिया है वो कैसा हो गया? यूनिटरी नेचर का हो गया। समझिएगा, यहां पे मैंने गोल गोल बना रखा है। आज के दिन बोर्ड में बहुत सारा गोल गोल बना हुआ है, मैं इन्हीं गोले से आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम की। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल सिस्टम जो है या ऑडिट सिस्टम जो है, उसमें कहीं ना कहीं सेंटर की सुपरमेसी है। ठीक, कहीं ना कहीं सेंटर की सुपरमेसी है। और इस तरह भी जो नेचर आपको दिखता है वो कैसा दिखता है? यूनिटरी की तरह दिखता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे आपको कैरेक्टर इंडिया में मिलेंगे जो या तो फेडरेशन की तरफ झुके होंगे या तो यूनिटरी की तरफ झुके होंगे। बहुत सारे लक्षण आपको मिलेंगे जो या तो वो लक्षण फेडरेशन की तरफ होंगे या तो वो लक्षण यूनिटरी से होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो संघात्मक विशेषताओं को भी रखता है और एकात्मक विशेषताओं को भी रखता है। इसीलिए ना तो इसे एकात्मक कहा गया और ना ही इसे संघात्मक कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे संघ कहा गया। इसे क्या कहा गया? संघ कहा गया। और यह कहा गया कि हमारा भारत कैसा है?
राज्यों का एक संघ है। हालांकि ये सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिपोर्टर्स पूछे थे कि सर आपको संघ बोलने की क्या जरूरत थी, या तो आप संघात्मक बोल देते या तो एकात्मक बोल देते, ठीक है, तो संघ बोलने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात तो ये कि ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और दूसरी बात ये कि संघ जो शब्द है उससे एकता का अनुभव होता है। इसीलिए राज्यों का समूह नहीं कहा गया बल्कि राज्यों का संघ कहा गया, क्योंकि समूह में एक बार दरार पड़ सकती है, बट संघ का मतलब होता है एक अभिन्न अंग होना, यानी वो वहां से हट नहीं सकते। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, सेंटर से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसीलिए कई बुक में, या आप एक बड़े अच्छे संविधान के राइटर हैं डॉक्टर डी वसु, उनकी बुक में भी आप देखेंगे तो उन्होंने इंडिया को क्या कहा, इंडिया का जो नेचर है उन्होंने कहा क्वासी फेडरल एंड क्वासी यूनिटरी, यानी अर्ध संघात्मक और अर्ध एकात्मक। यानी हमारे जो भारत की प्रकृति है वो अर्ध एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है, यानी यहां पे संघात्मक वाला भी विशेषताएं हैं मिलेंगी आपको, और एकात्मक वाली विशेषताएं भी आपको मिलेंगी। तो आई होप आर्टिकल 1 में आपको ये जितनी चीजें हमने समझाया वो बहुत ही प्रॉपर वे में आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 2 में। ध्यान रखिएगा यहां पे हम लोग आर्टिकल 1, 2, 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 4th में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े। आपको 3 ही आर्टिकल याद रखने हैं, 1, 2, 3। तो आई होप आपको फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं सेकेंड आर्टिकल में क्या। चले तो बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की और थर्ड आर्टिकल की, क्योंकि आपको मालूम है 4th आर्टिकल में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 4th आर्टिकल में जो संशोधन किए गए हैं अनुसूचियों में, उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो उसे आपको याद नहीं करना है। केवल और केवल आपको यहां पे क्या याद करना है, थर्ड और सेकेंड और थर्ड आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं सेकेंड आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा सेकेंड आर्टिकल में लिखा हुआ है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी आप कह सकते हैं नए राज्यों का भारत में क्या, इस नए राज्यों को भारत में लाना या नए राज्यों को भारत में शामिल करना, उनका एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन। ठीक, ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 2 में दिया गया है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना है कि यहां पे एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये इंडिया है और इंडिया की ये टेरिटरी है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा ये टेरिटरी है। और क्या लिख रहा हूं मैं, ये टेरिटरी है और इस टेरिटरी के बाहर से अगर कोई स्टेट या इस टेरिटरी के बाहर से कोई पार्ट ऑफ लैंड अगर इंडिया में शामिल किया जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और ये किस आर्टिकल के अंडर में होगा, आर्टिकल 2 के अंडर में होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका गोवा है, ठीक, गोवा है जो 1961 में आप जानते हैं कि ये पुलिस कार्यवाही द्वारा पुर्तगालियों से क्या किया गया, स्वतंत्र कराया गया और इसको इंडिया में शामिल किया गया। ऐसे ही आप देखते हैं कि आपका सिक्किम है, ठीक, सिक्किम है जो क्या किया गया, एक लैंड था जो किसके अंडर में था, तिब्बत के अंडर में था, ठीक है, एक अधिग्रहित क्षेत्र था तिब्बत के द्वारा, उसे भारत में शामिल कराया गया। तो इस तरह के जो नए लैंड्स हैं उनको जब भारत में शामिल कराया जाएगा तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। एक समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे पीओके है, पाक ऑक्युपाइड क्या है, कश्मीर है। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कि क्या है, कश्मीर का वो भाग जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है, जिसको क्या कहते हैं,
कौन सा उसको क्षेत्र कहते हैं जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है ना, जम्मू कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक, ऑक्सी चाइना जिसको कहते हैं, वह वो क्षेत्र अगर इंडिया में दोबारा वापस आता है, ठीक, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के अंतर्गत आएगा। ठीक, आप बात करते हैं आर्टिकल 3 की, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन, अल्टरेशन, चेंज, किसमें, नेम में और बाउंड्रीज में। ठीक है, चेंज और अल्टरेशन और चेंज इन बाउंड्रीज एंड नेम, कैसे समझिएगा। देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है और इंडिया के अंदर एक स्टेट है, ये स्टेट है। अब इस स्टेट का नाम, इसका नेम क्या है, इसका नेम ए है, मान लेते हैं इसका नेम ए है, ठीक, और इसका नेम हम क्या करना चाहते हैं, बी करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 3 के अंतर्गत, है ना, एक अमेंडमेंट करके, एक संशोधन करके इसका नाम बदल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले उत्तरांचल था और उत्तरांचल को कन्वर्ट करके क्या किया गया, उत्तराखंड किया गया, यूके किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो नाम में परिवर्तन होंगे वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होंगे। अब मान लीजिए इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से डिवाइड करके और 2 स्टेट में यहां पे कर देंगे। जैसे 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 स्टेट बने। ठीक है, 2000 में ही आपका क्या हुआ, उत्तराखंड और यूपी, है ना, यूपी से अलग होके उत्तराखंड। 2000 में ही आपने देखा होगा कि झारखंड बना जो बिहार से अलग होके बना। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कैसे हुए, ठीक है, किस तरह से देशी रियासतों का विलय हुआ, ठीक, ये सब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसे कोई काम होते हैं, नाम में परिवर्तन हो गया, एक ही स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड करना हो गया, उनकी बाउंड्री को कम या ज्यादा करना हुआ, तो ये सब कहां होगा, आर्टिकल 3 में होगा। ठीक, तो आई होप आज आपको आर्टिकल 1, 2, 3, संघ, परिसंघ, है ना, और एकात्मक, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इसकी बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाइएगा और ध्यान रखिएगा, ये इसका पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भारत में राज्यों का गठन हुआ, किस तरह से देशी रियासतों का विलय कराया गया, कहां कहां पे देशी रियासतों के विलय में समस्याएं उत्पन्न हुई, किन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया गया, हमारे राज्यों के गठन के लिए कितने आयोग बने, कौन से आयोग का क्या योगदान रहा, लास्ट में कौन सा आयोग आया जिसने राज्यों के गठन को एक सुव्यवस्था दिया या एक मजबूती प्रदान की। ये सारे फैक्ट, ये सारे पॉइंट हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो परिवार है वो थोड़ा सा बड़ा हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच।